हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम मिनल महेश्वरी। सो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ भूमंडलीकृत विश्व का बनना, पार्ट 3, लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का। ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स तीनों ख़त्म कर चुकी हूँ, ये बस लास्ट है। तो अभी तक हमने 2 टॉपिक इस चैप्टर के पढ़ लिए, अब पढ़ना है मैं थर्ड। तो महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था कैसी थी। अब पहला तो हमें समझना महायुद्ध कौन सा और कब के बीच की अर्थव्यवस्था। हम जानते हैं कि महायुद्ध होता है तो 2 तरफ बढ़ जाते हैं दुनिया। ये महायुद्ध फर्स्ट की बात हो रही है, तो ये याद रखना है। तो एक तरफ कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, जिसे हम BFS बोलते हैं। सॉरी, एस नहीं, आर बोलेंगे, BFR। और दूसरी तरफ थे GAA, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन तुर्की। आई होप समझ में आ गया, और लिख लेना जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन तुर्की। सो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे। अब महायुद्ध तो हो गया, लेकिन इसके बाद युद्ध में कितने लोग मारे गए? तो लगभग 90 लाख लोग मारे गए थे, और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे, यानी कि 2 करोड़ लोग, 2 गुना लगभग। क्योंकि हम जानते हैं महायुद्ध था, मतलब एक तरह से पूरी दुनिया युद्ध में लड़ रही थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की क्षति होती है। तो इस वजह से क्या हुआ, लोगों की कमी हुई, तो ज़बरदस्ती लोगों को युद्ध में उतार दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि घर में अब कोई कमाने वाला ही नहीं बचा। जिनकी डेथ हो गई तो वो अलग, और जो घायल हैं उनकी भी सेवा करने के लिए। तो इसलिए महिलाओं ने, जो अभी तक घर के काम करती थी, अब वो बाहरी दुनिया में फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और यहाँ से महिलाओं की जो डोमिनेंट स्थिति है वो बढ़ने लगी। अब चूंकि ये ब्रिटेन जो है वो अभी यहाँ पे अमेरिका में नहीं दिख रहा है, तो अमेरिका से इसने बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया, क्योंकि युद्ध में हम जानते हैं बहुत अधिक खर्चा होता है। तो ब्रिटेन ने अमेरिका से कर्ज बहुत ज़्यादा लिया। अब कर्ज लेंगे तो अमेरिका तो बढ़ गया, कर्जदाता हो गया, लेकिन ब्रिटेन क्या हो गया, बहुत पीछे चला गया। क्योंकि एक युद्ध से कहते हैं 10 साल देश पीछे जाता है, लेकिन ये तो एक महायुद्ध था, तो ब्रिटेन बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गया। युद्ध पश्चात धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। अब जब युद्ध से ब्रिटेन मुक्त हुआ, यानी कि युद्ध जब खत्म हो गया, तो उसने देखा भारत और जापान दोनों जगह में उद्योग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि जब ये ब्रिटेन युद्ध में फंसा था, तो इन्होंने क्या किया, अपनी औद्योगिक शक्ति को जो है वो बढ़ा लिया। उद्योग यहाँ पे काफ़ी बड़े में बढ़ गए। चूँकि अब इतने ज़्यादा अच्छे से उद्योग भारतीय भूस्वामियों द्वारा, भारतीय उद्योगपतियों द्वारा चालू हो गए थे, तो ब्रिटेन जैसे पहले हमें दबाता था उस तरीके से अब नहीं दबा सकता था, और जागरूक भी होने लगे थे लोग। तो इसके लिए क्या किया, ब्रिटेन कर्ज में था, बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ था। तो अब जब इसे लगा कि भारत जैसी जगह पे जहाँ से ये हमेशा लूटता था वो क्या होगा, तो एक तरफ तो टेंशन यहाँ से हो गई। दूसरा क्या है, 1920 का जो दशक था, वहाँ पे मशीनरी की शुरुआत हो रही थी। हेनरी फोर्ड बृहत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कार्स के मालिक, आज भी फोर्ड कार्स आती हैं, तो सबसे पुराना मॉडल इनका है T मॉडल की जो कार है वो बृहत उत्पादन पद्धति से बनाई गई पहली कार है। बृहत उत्पादन मतलब क्या होता है, बहुत बड़े लेवल पे। ये अमेरिका की एक कंपनी हेनरी फोर्ड द्वारा स्टार्ट की गई। बहुत बड़े लेवल पर मशीनरी से इसमें उद्योग किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। जैसे कि कार बन रही है तो उसको मशीन से बनाया भी जा रहा है, और सेकेंड चीज़ कि वो बहुत बड़े लेवल पे बन रही है, यानी कि 2-4 कार नहीं बन रही है। और इसकी वजह से क्या हुआ, अमेरिका की बहुत तेज़ी से ग्रोइंग होने लगी, और जब ग्रोइंग हो रही है तो लोगों की स्थिति क्या हुई, अच्छी हो गई। तो जहाँ पे 2 लाख की मांग थी, वहाँ पे ये मांग कार की बढ़कर 5 लाख हो गई। क्योंकि अब लोग अच्छे से कमाई कर रहे हैं, तो वो घर भी अच्छा करेंगे, अपनी कार्स भी अच्छी करेंगे, और चीज़ों के जो शौक़ होंगे, तो इसलिए इससे क्या हो गया, कारों की मांग भी बढ़ गई। अब
एक तरफ अमेरिका बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ आ गई महामंदी का दौर आ गया ब्रिटेन में। तो क्या हुआ, और ये महामंदी केवल ब्रिटेन में ऐसा कह सकते नहीं है, पूरे विश्व में महामंदी का दौर फैल गया। अब कृषि क्षेत्र में जो है वो अति उत्पादन की समस्या है, यानी कि उत्पाद तो बहुत अधिक है लेकिन मांग खत्म हो गई है क्योंकि महामंदी है। क्योंकि अब लोग खुद खाएं तो ठीक है, लेकिन खरीद के खाना एक बहुत मुश्किल काम हो गया। तो उत्पादन तो अधिक हो गया, कृषि क्षेत्र बहुत अधिक क्योंकि फैलते जा रहे थे, तो उत्पादन ज़्यादा हो गया बल्कि मांग कम हो गई। ये शुरुआत कब हुई? 1929 से। तो क्या है, पहले कर्ज अमेरिका से लेता था ब्रिटेन। अब क्या है, अमेरिका ने क्या किया कि अब अमेरिका ने, क्योंकि पूरे विश्व में महामंदी थी तो अमेरिका को डर था कि कहीं ब्रिटेन वापस ही ना कर पाया तो इसलिए इसने बंद कर दिया ब्रिटेन को देना। लेकिन इसका सबसे बुरा असर जो है वो भी अमेरिका पे हुआ। क्यों सबसे बुरा असर? क्योंकि यहाँ के बहुत सारे बैंक ऐसे थे, लोग जितना ने कर्ज लिया था वो चुका ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी कंडीशन ही ये नहीं हो पा रही थी कि वो चुकाएं। तो इसलिए बहुत बुरा असर अमेरिका पे पड़ा। अमेरिका की कोशिश जो थी वो आयात कर उसने लगा दिया, दोगुना कर दिया। यानी कि क्योंकि सरकार के पास कुछ रुपए नहीं थे तो आयात कर उसने दोगुने कर दिए, जो कि बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। एक तरफ महामंदी के दौर में बेरोजगारी बढ़ गई, कई बैंक को लोन नहीं मिल पाया जिसकी वजह से बैंक बर्बाद हो गए। 1933 के अनुसार 4000 बैंक ऐसे थे जो बिल्कुल बंद हो गए, बंद हो गए। बहुत सारे बैंक होते हैं ऐसे, हमें तो लगते हैं 10-12 है, लेकिन जो छोटे छोटे स्थानीय क्षेत्रों में होते हैं वो सारे बैंक भी बंद हो गए। और कंपनियां बंद हो गई, लगभग 1,10,000 कंपनियां बंद हो गई। कब से कब के? 1929 से लेकर 32 तक में इतनी कंपनियां बंद हो गई क्योंकि अब लोग खरीदेंगे या खुद अपना जो ठिकाना है, अपना रहने की स्थिति उनकी नहीं है, तो अब चीज़ें तो क्या ही खरीदेंगे वो। लेकिन क्या हुआ, पुनः 1935 से अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी, धीरे धीरे चीज़ें सही होने लगी। तो जैसे कि पूरी दुनिया में चीज़ें बहुत प्रॉब्लम में चल रही थी, सेम इंडिया में आयात निर्यात लगभग आधे हो गए क्योंकि पूरी दुनिया में महामंदी चल रही थी। ऐसा तो था नहीं केवल भारत में हो रही थी, तो आधी हो गई लगभग। अब जब आयात निर्यात घट गए तो भी अंग्रेज जो थे वो राजस्व लेने से इनकार नहीं कर रहे थे, यानी कि राजस्व उन्हें लेना ही लेना था क्योंकि ब्रिटेन यहाँ से ले जाके वो ब्रिटेन की हेल्प कर सकते थे। तो मेन मोटिव तो उनका ब्रिटेन को जिंदा करना था, बिकॉज ब्रिटेन को पहले से कर्ज नहीं मिल पा रहा था। अब इसका हर चीज़ का सबसे बुरा निचले वर्ग को मिलता है, असर जो होता है सबसे बुरा। तो सेम यहाँ पर श्रमिक और किसान दोनों का सबसे बहुत बुरा हाल होता रहा। अब इसमें जो है वो शहरी निवासियों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन चूँकि महात्मा गांधी, MG जी ने, मैं बोल देती हूँ, इन्होंने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये हमेशा बहुत बड़ी मात्रा में छोटे लोगों के साथ दिक्कत हो रही थी, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने स्टार्ट कर दिया 1931 में, जब महामंदी अपने चरम सीमा पर थी अपने, यानी कि सबसे ज़्यादा इंडिया में जो थी वो 1931 के टाइम पर थी महामंदी। तो आई होप ये समझ में आ गया। अब चूँकि ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी नहीं हो रही तो मैं टॉपिक 4B इसी वीडियो में कवर कर देती हूँ, सो दैट 3 वीडियो में ही अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अब देख लेते हैं, क्योंकि युद्ध समाप्त हो गया था, महायुद्ध, तो विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था ब्रिटेन जैसे देशों के लिए तो और भी ज़्यादा, क्योंकि अब क्या हुआ था, ब्रिटेन बहुत ज़्यादा कर्ज में और बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था। वो 10 साल क्या बहुत ज़्यादा ही नीचे चला गया था वो। तो 1918 में जो है 1918 में फर्स्ट जो था वो ख़त्म हो गया, सेकंड की शुरुआत हो गई 1939 जो कि चला था 45 तक। तो अब इससे क्या हुआ, एक तरफ 18 में ख़त्म हुआ, उसके कुछ ही सालों बाद, अभी तक क्योंकि तृतीय नहीं हुआ है तो ये गैप बहुत कम मानेंगे हम लोग, तो 1939 में पुनर्निर्माण थोड़ा करने लगे थे लोग,
धीरे धीरे संभल रही थी स्थिति की 1939 में 1939 में फिर से स्टार्ट कर दिया गया द्वितीय विश्व युद्ध। अब इसमें कौन कौन से थे? तो एक तरफ थी धुरी शक्तियाँ, जिन्हें हम अपोजिट कह सकते हैं। अपोजिट तो दोनों एक दूसरे के थे। धुरी शक्तियाँ में कौन कौन सी थी? नात्सी जर्मनी, जापान और इटली। इसे हम बोल सकते हैं गिग। ऐसे जब हम फर्स्ट लेटर याद कर लेते तो इजी हो जाता है। लाइक इंडिया मत लाना, क्योंकि इंडिया उस स्थिति में नहीं था कि महायुद्ध में भाग ले। जर्मनी, जापान, इटली। और एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, दोस्त। उनमें कौन कौन से थे? ब्रिटेन, सोवियत संघ, जो कि जिसका अब विघटन हो चुका है, लेकिन तब ये एक में था तो, और अमेरिका, फ्रांस। अब ये चार एक तरफ, ये तीन एक तरफ, क्योंकि उस टाइम ये तीन भी बहुत बड़ी पावर थे। आज के टाइम में तो अमेरिका सबसे बड़ी पावर हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो थे चार, वो गए जीत। अब इसका एंड कब हुआ था? तो शायद कभी सुना होगा, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए थे, परमाणु बम, जिसकी वजह से आज भी लोग अपंग होते हैं वहाँ के कई बार। तो उससे हुई थी युद्ध की समाप्ति। लगभग 6 अगस्त 1945 का टाइम था वो। तो उसमें क्या हुआ? यह युद्ध 6 साल तक चला, जैसे कि यहाँ पे मैंने बता दिया है। 6 करोड़ लोग मरे इसमें। पहले मरे थे लगभग 90 लाख और 2 करोड़ थे घायल। इसमें उससे 6 गुना ज़्यादा लोग मारे गए। पश्चिम विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से सबसे ताकतवर हो गया। मेन ये दो थे, बाद में इनमें भी थोड़ी गर्मा गर्मी होने लगी थी, बट वो अभी हमें नहीं पढ़ना है। तो अब युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड संस्था में पढ़नी है, क्योंकि अब करना था हमें अर्थव्यवस्था का युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड संस्था। युद्धोत्तर बंदोबस्त का मतलब होता है युद्ध के पश्चात जो तरीके अपनाए गए पुनर्निर्माण हेतु, वो आएंगे युद्धोत्तर बंदोबस्त में। अब उसमें एक चीज़ थी ब्रेटन वुड्स संस्था। अभी इसको हम देखते हैं। तो 2 महायुद्धों के बाद अर्थशास्त्री जो थे, उन्होंने 2 अहम सबक बताए। क्यों? क्योंकि अब सबक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी थी। 2 महायुद्ध पहले ही हो चुके थे। तो 1945 में ख़त्म हो चुका था युद्ध। 2022 अभी चल रहा है, तो अभी तक तृतीय महायुद्ध नहीं हुआ है। तो जो दोनों में गैप था बहुत कम था, तो इसलिए अर्थशास्त्रियों का सबक देना ज़रूरी था। तो उन्होंने 2 सबक दिए पुनर्निर्माण हेतु। पहला क्या था? वृहत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता। यानी कि चीज़ों में रोजगार को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी था। अगर हम इजी बिल्कुल देखें मेथड में, तो बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में चर्चाएं होनी चाहिए। चीज़ें मतलब अगर एक देश है तो उसे दूसरे देश से संबंध रखकर और बढ़ना चाहिए, क्योंकि सब एक दूसरे का साथ देंगे तो चीज़ें पुनर्निर्माण में ईजी हो जाएंगी। युद्धोत्तर आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता हो और पूर्ण रोजगार मिल सके, लोगों को बनाए रखे। जो सरकार है वो रोजगार के लिए काम करे। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर क्या किया गया? एक वित्तीय सम्मेलन किया गया। सम्मेलन का मतलब कह सकते हैं चर्चा के लिए कुछ लोगों को बुलाया गया। कहाँ पर? वो जगह का नाम है ब्रेटन वुड्स, यही जगह। यहाँ से इस संस्था का नाम आया ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन। वित्तीय का मतलब होता है रुपए पैसे का हिसाब, फाइनेंशियल। जुलाई 1944 में ये सम्मेलन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, जिसे हम IMF कहते हैं, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई कब? जुलाई 1944 में, क्योंकि ये सम्मेलन भी उसी टाइम हुआ था तो इसकी स्थापना भी वही टाइम। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विश्व बैंक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, उसका गठन किया गया कि अगर किसी देश को मदद चाहिए तो वो किसी देश के पास ना जाकर अगर इसके पास भी जाता है तो उसे सहायता दी जाएगी। ये विश्व बैंक था, विश्व का कोई भी देश इससे मदद ले सकता था। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF, क्योंकि इसमें हुआ था ब्रेटन वुड्स संस्था, ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था उसमें इन दोनों की स्थापना हुई, इसलिए इन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी बोलते हैं। इससे क्या था कि संतुलन बनाए रखा जाए, किसी मुद्रा को किसी चीज़ में एक्सचेंज, जैसे कि डॉलर है उसका भारतीय जो रुपया है उससे बहुत ज़्यादा भारतीय रुपया की वैल्यू ना घट जाए, तो संतुलन हेतु बनाया गया था। इन दोनों ने 1947 में औपचारिक रूप से कार्य करना स्टार्ट किया। दोनों का बंद तो गया 1945 में, लेकिन जो मेन स्टार्ट किया गया वो 1947 से, क्योंकि वीटो के पास वीटो था यूएस के पास। वीटो क्या होता है? तो कुछ ऐसी ताकत जो कुछ ही देशों को मिली है, जिससे क्या है कोई भी फैसला लिया जाएगा तो ये बदल सकते हैं उस फैसले को। अगर एक सहमत ना हुआ तो निर्णय नहीं पूरा होगा। तो डॉलर के हिसाब से सभी मुद्रा को फिक्स कर दिया गया। जैसे कि अगर डॉलर का दाम अगर $1 का दाम 65 रुपये है तो वो बदल नहीं सकता। हालांकि अब ये नहीं है, ये फिक्स्ड सिस्टम था, अब इसे बदल दिया गया। अब तो कभी 65 तो कभी 70 होता रहता है। जहाँ एक तरफ सारी चीज़ें हो रही थी, हम जानते हैं धीरे धीरे स्वतंत्रता की तरफ बहुत सारे देश बढ़ रहे थे। 1947 में इंडिया भी आज़ाद हो गया था। तो सारे विकासशील देश, यानी कि जो बिल्कुल ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही पिछड़े थे और ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल विकसित हो चुके थे, बीच में धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने दो चीज़ों की स्थापना की, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली NIEO और G77 की स्थापना की, क्योंकि इन्हें भी अपना विकास चाहिए था। इसका आशय ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संस्था पर ही सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, पूरे देश पर खुद का नियंत्रण कर सके, कोई दोबारा कब्जा ना कर पाए। क्योंकि इस टाइम जो स्वतंत्र हुए थे देश, उनके लिए सबसे पहली बात यही थी कि दूसरा कभी कोई आकर उन पर कब्जा ना कर ले। विकास के लिए अधिक सहायता और कच्चे माल सही दाम पर मिल जाए, क्योंकि उन्हें विकसित भी तो होना ही है, तो इसलिए उन्हें सहायता भी मिल जाए, आर्थिक रूप से भी मिल जाए, सही दाम पर उनमें चीज़ों भी दिए जाएं, क्योंकि वो भी विकसित देशों की लिस्ट में आ पाए। अब ब्रेटन वुड्स का अंत कैसे हुआ? तो यूएस जो था वित्तीय और मजबूती उसकी धीरे धीरे कम हो गई। अब उसका वो वर्चस्व नहीं रहा 1960 के दशक से, क्योंकि अब धीरे धीरे ये सारे देश भी बढ़ने लगे थे और अब इतनी सारी संस्थाएं हो चुकी थी इन्हें हेल्प करने के लिए। क्यों? अब कारण क्या है इसकी मजबूती कम होने का? तो कुछ कारण और भी है। दूसरी देशों में निवेश का जो दाम था वो बढ़ गया, तो चीज़ें महंगी होने लगी। अब डॉलर का जो दाम था वो स्थिर भी नहीं रहा, फिक्स्ड एक्सचेंज का जो काम था वो अब खत्म हो गया और अब चीज़ें फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट शुरू हो गए, जो आज भी चल रहा है। जैसे कि दाम बढ़ते घटते रहते हैं, वो मार्केट के अकॉर्डिंग होता है, तो वो हमें नहीं पढ़ना। बट अब जो पहले विकासशील देश इसके पास आते थे, अब वो कहाँ जा रहे थे? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो भी इंस्टीट्यूट थे और सारी चीज़ें जो भी संस्थाएं थी वहाँ पर चले जाते थे हेल्प के लिए। क्यों इनके पास? क्योंकि ये महंगे दर पर उन्हें अगर देंगे भी सहायता तो महंगे दर पर क्या करते थे, उनसे ब्याज लेते थे, तो वो इनके पास चले गए, उन्हें ईजी हो गया। तो अब क्या किया इन्होंने? तरीका निकाला कि ज़बरदस्ती पश्चिम वाणिज्यिक बैंक पूंजीवादी संस्थाओं से आप कर्ज लो। जो विकासशील देश थे उन्हें ज़बरदस्ती कर्ज लेने। अब लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि इतनी सारी संस्थाएं थी, तो आय इनकी कम हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई। अब जैसे कि कौन कौन से देश हैं? अमेरिकन, अफ्रीकन और कुछ लैटिन अमेरिकन, क्योंकि अब चीज़ें बदल भी रही थी, खुद का विकास खुद करना था, कोई दूसरी हेल्प
कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरे का आधिपत्य था तो वो उसकी जिम्मेदारी अब करना। जो चीन, अब थोड़ी सी चीन की बात देख लेते हैं। हमने चीन का पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि चीन ने अपना आयात निर्यात बंद कर दिया और इसलिए चीन और भारत कहीं ना कहीं पीछे रह गए। तो अब इसने क्या किया, चीन ने, चीनी क्रांति हुई 1949 में, वहाँ से स्टार्ट कर दिया नई आर्थिक नीतियों के साथ अपना आयात निर्यात। अब नई आर्थिक नीतियाँ अपना ली गई थी तो अब स्टार्ट कर दिया फिर से। और एक तरफ हो गया यूएसएसआर का विघटन 25 दिसंबर 1991 को। अब थोड़ा सा हम एमएनसीज के बारे में जान लेते हैं। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, मल्टीनेशनल कंपनियां, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, वो भारत, चीन, ब्राज़ील जैसे जगहों पर आती हैं क्योंकि वहाँ के वेतन कम होते हैं लोगों के, बेरोजगारी ज़्यादा है यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। तो चीन, भारत, ब्राज़ील जैसे देशों में एमएनसीज को आना ईजी होता है अमेरिका जैसे देशों से। तो यहाँ पर अब इसने क्या किया, सबसे ज़्यादा भूमंडलीकृत यानी कि वैश्वीकरण जो है बढ़ा दिया एमएनसीज ने। दुनिया एक गांव की तरह हो गई क्योंकि अमेरिका से एमएनसीज यहाँ आती हैं, अपना लगाती हैं, फिर सामान बन के अमेरिका जाता है, ऐसे हर जगह तक पश्चिम से पूर्व तक एक कर दिया एमएनसीज ने। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप समझ में आ गया हो। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था, थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह की आई, बट अगर रिलेट करोगे तो हो जाएगा। और सारे एसएसटी ख़त्म, पूरा एसएसटी का सिलेबस अब मैंने करा दिया है, जो भी पढ़ना हो पढ़ सकते हो। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।